बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। क्या ये मुमकिन है कि एक ही चीज़ किसी एक के लिए सोना हो और दूसरे के लिए मट्टी हो? सोचिए। पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी में से एक आध ऐसा वाक़या बताने लगा हूँ कि जो मेरे लिए तो सोना था पर दूसरे के लिए मट्टी। ये उन दिनों की बात है जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चिश्तिया में पढ़ता था। ये 6ठी या 7वीं जमात थी। उन दिनों पाकिस्तान में 2 ही बड़े अखबार होते थे। एक इमरूज़ था जिसे लोग इमरोज़ कहते थे, और दूसरा मशरिक़ था। और उन्हीं दिनों इमरूज़ में जो बच्चों का एडिशन होता था उसमें मेरा तारुफ छपा था। तब मैं अख्तर अब्बास के साथ खालिद अपना तखल्लुस लिखा करता था, और जो उसमें अपनी ख्वाहिशें थी वो बताई, तस्वीर छपी हुई थी, और उस पर मुझे कोई 52 लोगों के ख़त आए। तो मुझे हैंड राइटिंग अच्छी लगती थी, तो जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी उनसे मैंने दोस्ती कर ली। एक साहब किला दीदार सिंह के थे, एक टोबा टेक सिंह के थे। टोबा टेक सिंह वाले, अब ये मैं 74 और 3 की बात कर रहा हूँ। टोबा टेक सिंह वाले बाबर थे, बाबर अनवर। उनके अब्बू का नाम भी अनवर था, वो डॉक्टर थे, और बाबर अब माशाल्लाह डॉक्टर हैं और कराची में हैं। जो टोबा ये थे किला दीदार सिंह वाले, उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। पर एक आध दफ़ा चूँकि मैं उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता था, मैंने 64 ख़तों में से 2-3 मुंतखब किए थे। तीसरा कराची का था, शाहिद बेग, और इनके साथ रेगुलर ख़तों किताबत होती थी। तो इनको मैंने सोने जैसे लोगों में शुमार किया। पर जो किला दीदार सिंह वाले साहब थे, उन्होंने अपने ख़त में कोई ज़ुबान ऐसी नामुनासिब इस्तेमाल की। आई डोंट नो क्या उन पर फेज़ होगा, अब उनके बारे में मैं उस लम्हे को तो नहीं जान सकता। पर एकदम से मेरे लिए वो मट्टी हो गए और मेरी यादों से निकल गए। शुरू से मैंने एक ऐसा मामूल बना रखा कि जैसे हमारे हर घर में एक स्टोर होता है, तो मैंने भी एक अपनी ज़िंदगी में, अपने यादों में एक स्टोर बनाया हुआ है। तो जो मिट्टी जैसा कचरा हो, ख्यालों का हो, बातों का हो, इंसानों का हो, मैं उठा के वहाँ फेंक देता हूँ और उसके बाद वो बात ख़त्म हो जाती है। हुआ ये कि 74 में पूरी दुनिया से जो इस्लामी सरबराह थे, समिट हुई लाहौर में। तो उस ज़माने में सब अखबार ब्लैक एंड वाइट होते थे। मशरिक़ ने ये अगले दिन, यानी कॉन्फ्रेंस के अगले दिन, एक कलर्ड एडिशन छापा जिसमें इन सब के मोहम्मद कज़ाफ़ी थे, अबू मदियन थे, यासर अरफ़ात थे, शेख मुजीब थे, शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान, उधर से शाह फैसल थे, और इदी अमीन थे। कितने सारे लोग, और इनको लाहौर में मुख्तलिफ़ लोगों के घरों पे ठहराया गया। एक आध तो मोहम्मद अली के घर पे भी ठहरे। इसी तौर पे चूँकि ज़ाहिर मेहमान ज़्यादा थे, उन्हें जगह जगह, तो अब उन सब की तस्वीरें मूव करते हुए भुट्टो साहब के साथ, गवर्नर के साथ, वो बेचारे बाकी सब तो पीछे, सबकी ड्यूटियाँ थी उनको लाने ले जाने। अब बड़ा उस अखबार का सुबह मैंने देखी, और फिर मैं लेने के लिए जब गया लाइब्रेरी, हफीज़ुर-रहमान साहब थे हमारे लाइब्रेरियन, तो मैंने उनसे अखबार मांगी। और अच्छा, उनसे मेरे ताल्लुकात इसलिए बहुत अच्छे थे कि उसी स्कूल में मेरे अब्बू उस ज़माने में हेड मास्टर थे। तो उन्होंने कहा कि आसपास देखें। मैंने देखी तो मास्टर सिद्दीक साहब, लंबू उन्हें कहते थे, लंबे मास्टर थे, और एक क्लासरूम में उनकी शिकनों से भरी हुई शलवार टंगी होती थी। वो साइकिल पे आते थे धोती बांध के, और आके जब वो साइकिल से उतरते, लंबा सा उनका वो टांग उतारते, तो जिस तरह धोती बेतरतीब होती, उनके मजाक बने हुए थे। क्लास में आके वो धोती उतारते और शलवार पहन लेते, और उसी शिकनों भरी शलवार को ना कभी वो धुलवाते थे, गंदी, और हफ्तों का, महीनों को पहनते थे। अब मैंने देखा कि वो लाइब्रेरी में एक मेज़ पे बैठे उसी अखबार को जो मेरे लिए सोना थी, जिसके लिए आई वाज वेटिंग कि मैं उसको महफूज रखूँगा, और उसमें एडिशन था और आर्टिकल से, ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में जो आपकी दस्तरस में ना हो पर आप जानते हो, तो आपके लिए तो वो सोना होते हैं। लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए, और मैंने आके उनसे कहा कि हफीज़ुर-रहमान साहब, आप बहुत जुल्म किया सदीक साहब ने, आप इनको समझाए ना। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं मशवरा तो दे दूँ, पर मशवरे का जो रद्दअमल होगा वो मुझसे संभाला नहीं जाएगा। ये मास्टर, पता नहीं उन्होंने लफ्ज़ बोला पवका, कि ये जब बोलेंगे तो फटेंगे, तो ये किसी का लिहाज नहीं करते। और जैसे वो खुद मट्टी जैसा बंदा है, वो हर चीज़ को मट्टी कर देता है। उसके लिए ज़िंदगी में ना कोई बंदा इम्पॉर्टेंट है, ना कोई ख्याल इम्पॉर्टेंट है, ना कोई ख्वाब इम्पॉर्टेंट है।
तो उसके लिए तो एक नौकरी है, लगी हुई है उसकी, जब तक चलेगी वो चलाता रहेगा। ना वो मुंह धोना चाहता है, ना कपड़े बदलना चाहता है, ना कोई बेहतर पढ़ाना चाहता है, ना कोई सीखना चाहता है। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो तू मेहरबानी कर, अपने दिल पे जो तेरे बोझ आया है उसको कम कर। तो मैंने कहा मैं अच्छा, तब ये अंदाज़ा नहीं होता था कि अखबार बाज़ार से आप और मंगवा लें, तो वो होता था कि आखिरी यही है और ये तो ज़ाया हो गया। तो अब ज़ाहिर है वो और ज़ाया भी हो गया। तो जो गंदा था सालन, उनके अचार के दाग लगे हुए, और वो जो अचार का था तेल वो उस पर लगा हुआ, मेरी यादों में वो तेल भी अभी तक ताज़ा है, चूँकि वो मेरे ख्वाब थे। अच्छा, ये जो ख्वाब होते हैं, ख्वाबों से मंजिलें निकलती हैं, मंजिलें हों तो फिर वहाँ से रास्ते निकलते हैं, रास्ते हों तो फासले कम होते हैं, फासले कम हों तो आपको खुशियाँ मिलती हैं, खुशियाँ मिलें तो आपको वहाँ पे अपने हदफ मिलते हैं, हदफ मिले तो ज़ाहिर है कामयाबी होती है। तो इस कामयाबी के साथ सोना होता है, कामयाबी का सोना, इस कामयाबी के साथ आपकी खुशी होती है, उसका सोना। तो जो भला आदमी, भला तो मैं एहतरामन कह रहा हूँ, जो नकामा और नकारा आदमी उस खुशी को कमतर करेगा या आपकी ज़िंदगी के सोने को मट्ठी कर देगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। ऐसे लोग आपके रिश्तों में भी होते हैं, ऐसे लोग आपके घर पे भी होते हैं, ऐसे लोग हमारे ताल्लुक़दारों में भी होते हैं, ऐसे लोग हमारे दफ्तरों में भी होते हैं। अब बहुत सालों बाद जब मैं अपनी उस बात को सोचता हूँ और बीच के सारे सालों को देखता हूँ, तो जिस बात पे मुझे इत्मीनान होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो ऐसे मट्टी जैसे लोग हैं आए, पर उनको मैंने महफूज नहीं रखा, उनको मैंने अपनी यादों में दागों की तरह नहीं संभाल के रखा, उनको मट्टी समझ के ही ज़ाया किया। अब इतने सालों बाद मैंने याद किया तो वो पूरा मंज़र, इवन उनकी शक्ल, उनके कपड़े और वो स्कूल की जो लाइब्रेरी के टेबल तक मुझे याद आए हैं। इट्स अ ब्लेसिंग कि उस मौके पे मुझे कितना दुख हुआ था। ये दुख जब जब आपको हों तो याद रखिएगा, ये आपके ख्वाबों को काला कर सकते हैं, आपकी खुशी को सक कर सकते हैं। जो इसका बायस बने, कोशिश करें कि उसे अपनी ज़िंदगी से, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ जहाँ वो रुकावट बनते हैं, अगर उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता, अगर उनके साथ ज़िंदगी आपकी एक जुड़ी हुई है, तो फिर उनके तर्ज़ अमल को जितनी चीज़ें हों रोज़ पोटलियाँ बांधा करें और स्टोर में फेंक दिया करें। अच्छा, हर घर के स्टोर में पुरानी कुर्सियाँ, पुरानी चारपाइयाँ, टूटी हुई अदवाइनें, फटे हुए आपके बैग और इवन ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती पर वहाँ रखे रहते हैं। फिर एक वक्त आना चाहिए जब आप उनको धीरे धीरे निकाल के फेंक दें। ये भी हो सकता है वो आपके लव लेटर्स भी हो सकते हैं जो कभी आपको बहुत अच्छे लगते थे पर आपने संभाले रखे, तो फिर आपको ये बहुत ख्वार करते हैं। पिछले दिनों एक ख़ातून से मेरी बात हुई और बहुत दूर से KPK से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सालों से अलग हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं जिससे मोहब्बत करती थी, पिछले दिनों उसका फ़ोन आया और मेरे बच्चों ने सुना और इतनी हमारे घर में लड़ाई हुई। उस आदमी ने मेरी सोने जैसी ज़िंदगी को मट्टी कर दिया और मैं अपने बच्चों से भी दूर हो गई, ख़ानदान से भी दूर हो गई और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि इस लम्हे अगर आप गौर करें तो ख़ुद आपकी वो मोहब्बत और ताल्लुक़ ही मट्टी था जिसने आपको मट्टी बना दिया। इनफैक्ट आप अगर उसको ना इस्टेब्लिश करते, जिसको आपको छुपाना पड़े वो हमेशा मट्टी होता है, वो आपको मट्टी कर देता है। वो इतनी नामुनासिब चीज़ थी कि ख़ुद आप सोने जैसे थे और आपकी इज़्ज़त थी, कदर थी, पर एक ऐसा काम किया आपने जो नहीं करना चाहिए था, तो दूसरों की निगाह में आपका रिश्ता, ख़ुद आपकी ज़ात सोना थी, वो मट्टी हो गई। तब इस पर किसी और को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इवन मैं तो उस बंदे को भी नहीं करना चाहूँगा। ज़ाहिर है उसने अपना मौका अवेल करना था, किया होगा, पर आपको तो नादान नहीं होना चाहिए था। आपको उस ताल्लुक़ को, उस सोच को अपने ज़िंदगी के स्टोर में कहीं दूर ऐसी पोटली बना के जिस पे गांठें बड़ी बड़ी लगती। लेकिन जहाँ जहाँ से आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी, आपकी इज़्ज़त, आपका सुख, आपका वक़ार, आपका एहतराम, आपका रिगार्ड मट्टी बन जाए, तो उसको तो वक्त से पहले ही आपको फेंक देना चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि ये इतने बड़े बोझ बन जाते हैं कि ख़ुद इनके नीचे आपके आप कराने लग जाते हैं और कभी कभी तो आपका दम निकल जाता है। बहुत से लोग
جو دکھ سے مرتے ہیں، بہت سے لوگ جو بے عزتی کرا کے مرتے ہیں، بہت سے لوگ جو لوگوں کی نگاہوں سے گر کے مرتے ہیں، اگر وہ تب یہ فیصلہ کر لیتے جب ان کو اپنے آپ کو سونا سمجھ کے بچانا چاہیے تھا، اور اپنے ان سارے کاموں کو جو مٹی جیسے تھے. دیکھیں یہ کیوں اردو میں کہا جاتا ہے کہ جو کانے نمک میں چلا جاتا ہے وہ نمک بن جاتا ہے. تو یہ جو دیمک ہوتی ہے یہ بھی کھا جاتی ہے، ہر چیز کو مٹی بنا دیتی ہے. تو یہ جو انسانی زندگی میں برے لوگ ہیں، برے اعمال ہیں، برے کام ہیں، بری باتیں ہیں، یہ بھی ساری وہ مٹی ہے جو آپ کی اچھی چیزوں کو کھاتی ہے اور مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، آپ سونے جیسے، آپ کی سوچ سونے جیسی. آپ خوبصورت بھی اتنے ہوں گے کہ سونے کی طرح آپ کے گالیں بھی چمکتی ہوں گی، آپ کی روح اور آپ دل بھی اتنا ہی چمکیلا ہونا چاہیے. میرے رب نے آپ کو بنایا. یہ پالش کبھی کم نہ ہونے دیا کریں. جن لوگوں کو آپ قیمتی نہیں، آپ کے خیالات قیمتی نہیں، وہ آپ کو مٹی کی طرح رکھتے ہیں اور آپ کو مٹی بنا دیتے ہیں. اور ان کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو مٹی کبھی نہ بنایا کریں. اپنے سٹور کو بھی کبھی کبھی کھنگالا کریں اور اس میں سے جو زیادہ خراب چیزیں ہیں ان کو بھی نکال کے پھینک دیا کریں، تاکہ سٹور کی کبھی کوئی اور تلاشی لے تو وہاں سے بھی زیادہ مٹی نہ نکلے. پھر آپ اس مٹی کے نیچے پڑے کراہتے رہو گے اور سوچو گے کاش یہ میں نے پہلے ہی کہیں پھینک دی ہوتی. سارے رشتے، ساری باتیں، سارے تعلق، ساری سوچیں جو آپ کے سونے کو دھندلا دیں، جو آپ کے سونے کی چمک کو خراب کر دیں، ماند اسے پڑ جائے، وہ آپ کی نہیں ہے. وہ جہاں سے آئی ہے وہیں پھینک دیجئے دور. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.